हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड, इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका अभी क्लास 8 की पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी चैप्टर कर चुके हैं। अब कुछ चैप्टर आपके 4 चैप्टर प्रोज के बचे हुए थे, उसको आज हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड, अभी तक हम क्या क्या किए एक बार आपको रिकॉल करा देना चाहती हूँ कि हम क्या क्या कर चुके हैं। तो हम फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है आपके हनी ड्यू बुक का, जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इसके राइटर कौन है। माइकल मोरपोर्गे इसके राइटर है। और बहुत अच्छे से मैंने इस वाले चैप्टर की आपको इंट्रोडक्शन दी थी, पूरा कंक्लूजन बताया था। इंट्रोडक्शन मैंने पूरी ही समरी आपको ब्रीफ समरी डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से क्लियरली बताया था, फिर कंक्लूजन बताया था। फिर इस चैप्टर से हमें क्या मॉरल लेसन टीच होता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर भी आप यहाँ देख रहे हैं किया था, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इससे आप लोगों को एग्जाम का अंदेशा हो मीन्स थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हमने इसी टाइप से सेकंड चैप्टर भी किया था, दिस सुनामी। सुनामी में आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ही, जिसमें कि काफ़ी स्टोरीज को कवर किया गया है, जिसके मेन कैरेक्टर कौन रहते हैं। इग्नेशियस रहते हैं, संजीव रहते हैं, मेघना रहती है, हलमस रहते हैं एंड टिली रहते हैं। जो कि यहाँ पास जो जगह है, कहाँ कहाँ का ये जो सुनामी का लहर उठा था 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये जो सुनामी की लहर 2004 में आई थी। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये भी डिस्क्राइब करके बताया था। फिर इसकी देखिए यहाँ पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके समरी मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ डिस्क्राइब किया था, सब कुछ बताया था। फिर उसके बाद मैंने इस वाले चैप्टर का आपको कंक्लूजन भी बताया था। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कुछ किया था। इनफैक्ट इस वाले चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आंसर मैंने ऐड कर दिए थे कि कोई भी हमारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे ऐड किए थे, कुछ भी हमारा छूटा ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, मोस्टली कितने 14-15 क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे। फिर इसी तरीके से हमने ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट को भी कवर किया। इसमें मैंने आपको बताया कि कितने मीन्स जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, 1757 से स्टार्ट हुआ था 1857 तक का, इसमें काफ़ी स्टोरीज़ को मैंने इसमें कवर किया था। काफ़ी अच्छे से आपको ये भी डिटेल में आपको बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया और बाल विवाह का मतलब ये सब रोक लगाया। इसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी किया था। मैंने एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करके बहुत ही अच्छे से बताया था। तो फ्रेंड, यहाँ तक आज का हमारा कंप्लीट है, इतना हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। तो आज हमें जो करना है, हमारा चैप्टर है चैप्टर 4, बिपिन बाबू चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो फ्रेंड, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर आपको मैं इसकी थोड़ी सी ब्रीफ समरी डिस्क्राइब कर दूंगी, जिससे कि हमें टाइम टाइम भी हमारा बच जाएगा और आपको वो सारे पूरी स्टोरी जानकारी में भी हो जाएगी। तो इसका इंट्रोडक्शन है, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी इज रिटन बाय सत्यजीत रे। अब पहली बात तो ये राइटर फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं राइटर की सीरीज आज देख रही थी, आज मैंने ऑल मीन्स मैं लगभग 2 घंटा आपके राइटर कौन कौन से राइटर सेलेक्ट करने हैं उस पर मैंने बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि आपके हर चैप्टर में देखिए 2-2 बुक है और पर चैप्टर आपके 10-12-15 तो चैप्टर है ही। तो सब में से सबके राइटर उठाना तो मतलब हम 150 राइटर को कंप्लीट तो कर ही नहीं सकते, इतना तो हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। मीन्स अगर मैं आपको करा भी दी दूँ तो भी आप इतने राइटर को नहीं याद कर सकते, उनका बर्थ नहीं याद कर सकते हैं, उनका डेथ डेट नहीं याद कर सकते, इंपॉर्टेंट वर्क्स उनका नहीं याद कर सकते। तो मैंने 20-25 राइटर को सेलेक्ट किया है आपके 150 राइटर में से। मीन्स 6 क्लास के, आपके 6 क्लास एनसीईआरटी से लेकर 10th क्लास के एनसीईआरटी तक के 20-25 राइटर, इंपॉर्टेंट राइटर को मैंने सेलेक्ट किया है। उसकी बायोग्राफी मैं आपको जल्द ही एग्जाम के पहले दे दूंगी, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। मतलब बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मेहनत मैं कर रही हूँ, सारी पीडीएफ बना रही हूँ आपके लिए, मॉक टेस्ट का पीडीएफ बना रही हूँ आपके लिए, क्लासेस की पीडीएफ बना रही हूँ। तो काफ़ी टाइम लग जा रहा है। तो अभी अभी फिलहाल तो राइटर का पीडीएफ मैं जस्ट अभी देखी, तो उसमें 2 घंटा लगा अभी सेलेक्ट करने में कि कौन कौन से राइटर पे की बायोग्राफी हमें मेंशन करनी। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट राइटर मैंने कवर किए, मुश्किल से 20-25 राइटर हैं जिसको हम कवर करेंगे, उसका पीडीएफ मैं आपको जल्द ही शेयर कर दूंगी। इनका वीडियो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो उसमें सत्यजीत रे भी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है आपके। तो आप एक बार इनका गूगल जरूर कर लीजिएगा, मेरी बात सुन रहे हैं तो।
अगर आपको मेरी बातें मतलब मेरी बातों पे आप यकीन करके चल रहे हैं कि मैम जो बता रही है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इस हिसाब से आप जान लीजिए कि आपके जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, सत्यजीत रे हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, इन सब कुछ और राइटर जो हैं कि आपके जॉन किट्स भी हैं, इसमें गर्ल्सवर्दी भी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर जो कि आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो मैं जल्दी उसका वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी, बस आप लोग भी अब मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सत्यजीत रे को एक बार आप गूगल ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के राइटर आप देख लिए कि कौन है, सत्यजीत रे हैं। इट टेक्स यू थ्रू द जर्नी ऑफ अ मैन नेम्ड बिपिन बाबू हु इज फेस्ड विद अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम वेयर ही हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी ऑफ वन एंड ओनली इंसिडेंट्स फ्रॉम द ईयर 1958। यहाँ पास पूरा फ्रेंड लिखा है 1958, बस यहाँ पास 58 लिखा है बट पूरा होगा 1958। व्हेन ही हैड अ ट्रिप ऑफ Rachi with his friend. Everyone except him recalls about his trip to Rachi. As the story unfolds, he discovers that it was a punishment from an old friend of his named चुन्नीलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड, यहाँ पास ध्यान दीजिए कौन है, चुन्नीलाल है। whom he did not help in his trying times। तो यहाँ पास जो ये हमारे कैरेक्टर हैं बिपिन बाबू, तो ये इनके साथ एक चुन्नीलाल जो रहते हैं एक मजाक करते हैं कि इन्होंने अपनी मेमोरी खो दी है, तो इन्हीं एक मतलब कि एक बुक, इनको बुक पढ़ने का शौक था, तो वहाँ पास वो जिस शॉप से बुक पढ़ते थे तो वहाँ पास वो टहल रहे थे, तो वहाँ पास इनको ऐसा अंदेशा हुआ कि कोई आदमी इनको बार बार घूरे जा रहा है, इनका पीछा करे। तो ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो आदमी इनको मतलब हेलो हाय करता है, फिर कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि आपने मुझे पहचाना नहीं, हम रांची में साथ में थे। तो ये कहते हैं मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। तो वो फिर इनकी काफ़ी चीज़ें बताता है कि आप रांची में गए थे, आपको वहाँ पास चोट लग गया था, दाहिने पैर में चोट लगा था, मतलब काफ़ी कुछ इससे डिटेल में बताता है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि आपके साथ एक घोस्ट, मतलब इनके जो फ्रेंड रहते हैं, घोस्ट रहते हैं, कि आप उनसे चाहे जाके बात कर लीजिए, तो उनसे बात कर लीजिए, तो वो आपको सब कुछ बता देंगे कि हाँ, आप रांची गए थे। तो वो कहते हैं चलो भाई उनसे वो भी पूछ लूँगा। जब वो उनसे भी, उस वाले फ्रेंड से भी ये बिपिन बाबू पूछने जाते हैं, तो वो भी कहता है कि हाँ, तुम तो रांची गए थे। तो उसके बाद ये बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जाके डॉक्टर से मिलते हैं कि डॉक्टर शायद मैं अपनी मेमोरी खोता जा रहा हूँ, मुझे कुछ एक एक इंसिडेंट्स नहीं याद आ रहा है, मैं नहीं जानता कि मैं रांची कब गया था। तो उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है कि आप खुद जाओ एक बार रांची, जाके दोबारा अगर घूमोगे, अगर आप वहाँ गए होगे तो वहाँ की चीज़ें देख के आपको दोबारा सब कुछ याद आ जाएगा। तो ये उसके बाद ये जब मीन्स फिर चुन्नीलाल से मिलते, चुन्नीलाल इनका बेस्ट फ्रेंड रहता है, बट इनसे एक एक हेल्प चाहता रहता है, जिसको ये अवॉइड करते रहते हैं। वो मतलब बेचारा बार बार आता है इनसे हेल्प मांगने के लिए, बट ये क्या कहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। चुन्नीलाल इनका बेस्ट फ्रेंड रहता है, चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है, बट ये अवॉइड करता रहता है, अवॉइड करते रहते हैं बिपिन बाबू। तो चुन्नीलाल सब तीनों लोगों के साथ मिलके ये क्या करता है, एक मजाक करता है और बाद में लेटर लिख के क्लेरिफाई भी कर देता है कि तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए तुमको पनिश करने के लिए हम लोगों ने ये खेल रचा, तीनों लोगों ने मिलके, कि तुम्हारा याददाश्त चला गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी याददाश्त सही है। तो इस प्रकार की पूरी यही स्टोरी इस वाले चैप्टर में दिखाई गई है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो कुछ नाम इंपॉर्टेंट है कि बिपिन बाबू कहाँ पास मतलब कहाँ की घटना ये इसमें बताई गई है, रांची की घटना बताई गई, उनके फ्रेंड का नेम क्या था, चुन्नीलाल था। तो और भी क्वेश्चन है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर करा दूंगी। तो जो हमारा फ्रेंड फर्स्ट चैप्टर है, देखिए फ्रेंड मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी छूटे ना और हमारे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर सकें। आप लोग अगर मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं काफ़ी स्पीड से पढ़ाती हूँ। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन रहता है, यूट्यूब पे ये ऑप्शन दिया रहता है कि आप वीडियो को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। तो अगर लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ स्लो कर लीजिए, नहीं तो मैं सोचती हूँ कि 1 घंटे में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए, क्योंकि मोस्टली मैं 1 घंटे का ही वीडियो बनाती हूँ। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे और मेरे साथ आप कोऑपरेट भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हु रोट द स्टोरी बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले तो इसके राइटर, या मैंने बताया कि राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत रे हैं इसके राइटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम वेयर बिपिन बाबू यूज टू बाय बुक्स, कहाँ पास वो अपने बुक्स खरीदते थे। इसका आंसर है सॉरी बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण, ये देखिए कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक, कालीचरण की शॉप थी वहाँ न्यू मार्केट में, वहीं से वो अपने सारे बुक्स खरीदते थे। यहीं पास वो जो अजनबी था उनको देख के मुस्कुराता है, तो वहीं पास वो कहते हैं कि ये मुझे मतलब उससे पूछते हैं, तो वो कहता है कि आप मुझे पहचाने नहीं, हम रांची में मिले हुए थे, हम साथ में रहे थे 1 हफ्ते। तो यहाँ पास ये वाला यहीं पास ये मीन्स इसी कालीचरण के शॉप पे ही वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच
टॉपिक्स बिपिन बाबू वुड लव टू रीड, मतलब कौन से टॉपिक्स को मोस्टली वो रीड करना पसंद करते, किस टाइप की वो बुक्स को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे, तो वो पढ़ते थे। ये फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्राइम स्टोरी उनको पसंद था, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स इस टाइप की वो मीन्स स्टोरीज पढ़ना पसंद करते थे, इस टाइप की बुक्स पढ़ना वो पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, When did बिपिन रियलाइज दैट समवन इज क्लोजली फॉलोइंग यू, मतलब उन्हें कब रियलाइज हुआ कि कोई इंसान उनको फॉलो कर रहा है। तो आंसर इसका है एट कालीचरण बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग, मतलब कोई उनका पीछा कर रहा है ऐसा वो ऑब्जर्व किए। तो क्वेश्चन नंबर 5, मैंने सारी स्टोरी आपको बता ही दी है, तो सबका आंसर आपको धीरे धीरे मतलब इजीली सब आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। हु वाज परिमल घोष, परिमल घोष कौन है? तो फ्रेंड इसका आंसर है, जस्ट अ सेकेंड, परिमल घोष वॉज द मैन हु ऑब्जर्विंग बिपिन बाबू, जो वहाँ पास वो जो आदमी वहाँ पास शॉप पे खड़ा हुआ था और जो उनको हाय हेलो करता है कि हम तो रांची मिल चुके थे, तो उस कैरेक्टर का नाम देख लीजिए कौन रहता है, परिमल घोष रहता है। तो देखिए आपके कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लीजिए सारे कैरेक्टर को आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका एलडीसी वाला एग्जाम था उसमें भी ये आया हुआ, इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके सामने। तो इसलिए मैं कही कि सत्यजीत रे हैं जो हैं, इनकी बायोग्राफी आप एक बार गूगल जरूर कर लीजिए। द मैन हु ऑब्जर्विंग बिपिन बाबू एंड द वन हु फर्स्टली टोल्ड अबाउट बिपिन बाबू लॉस्ट मेमोरीज, मतलब ये यही एक बंदा था, कौन था, परिमल घोष ही थे, जो कि बिपिन बाबू का पीछा कर रहे थे, और इसी बंदे ने सबसे पहले बताया था कि उन्हें अपनी मतलब मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मतलब वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, एक प्रकार की बीमारी हो रही है कि उनकी मेमोरी धीरे धीरे जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू बिपिन बाबू इन 1958 ही वॉज इन, अकॉर्डिंग टू बिपिन बाबू, हालांकि जो परिमल घोष रहता है वो कहता है कि 1958 में आप रांची में गए थे, बट वो बिपिन बाबू कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो रांची में नहीं था, मैं तो कहाँ था, कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ था। तो इसका आंसर है कानपुर एट हरिदास बख्शी प्लेस, यहाँ कहाँ थे, हरिदास बख्शी प्लेस में थे, जब वो कहता है कि आप 1958 में हमारे साथ रांची में थे। तो इसके रिप्लाई में बिपिन बाबू कहते हैं नहीं, मैं तो इस टाइम अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में था, रांची में नहीं था भाई। तो वो कहता है नहीं, आपको याद नहीं है, आप अपनी मेमोरी को लॉस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ चल रहा है। अब कुछ नहीं क्लियर हुआ करे तो आप एक काम किया करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। नेम द सिनेमा नियर बटनम स्ट्रीट, मतलब जो वहाँ का स्ट्रीट था, बटनम स्ट्रीट था, वहाँ के पास एक सिनेमा था, तो कौन सा सिनेमा था, तो उस सिनेमा का नेम था लाइट हाउस सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज चुन्नी बाबू, चुन्नी बाबू मैंने आपको बताया ही, चुन्नी बाबू वॉज बिपिन बाबू फ्रेंड, तो ये चाइल्डहुड फ्रेंड रहते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं, बट जब चुन्नी लाल को उनकी ज़रूरत पड़ती है बिपिन बाबू की, तो बिपिन बाबू क्या करते हैं, उससे दूरियां बनाते हैं, अपने नौकर से कहते हैं कि चुन्नी लाल से कह दो कि मैं एक हफ्ते तक तुमसे मिल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता, मतलब चुन्नी लाल को ये अवॉइड करते रहते हैं, हालांकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है। तभी चुन्नी लाल डिसाइड करता है कि 3 लोगों के साथ मिलकर ये कहता है कि मैं इनको ज़रूर ये पनिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फिजिशियन होम बिपिन बाबू हैड विजिटेड, मतलब कौन से डॉक्टर के पास बिपिन बाबू को जब लगता है कि उनका मेमोरी लॉस हो रहा है तो कौन से डॉक्टर के पास वो जाते हैं। आंसर इसका परेश चंद्र, अ यंग फिजिशियन। नेम देख लीजिए आप, कैरेक्टर बेस्ड नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो उस डॉक्टर का नेम है परेश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिड प्रैंक एंड वाई, मतलब कौन सा प्रैंक करता है और क्यों करता है। Chunilal did the prank with Bipin Babu on a Chunni Babu need help and Bipin refused. That's why Chunilal decide to prank on him. ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब वो बेचारा हेल्प मांगता है तो ये क्या कहते हैं, उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, अपनी आंखें चुराने लगते हैं, तो इसलिए चुन्नीलाल डिसाइड करता है कि वो उनके साथ प्रैंक करेगा, उनको पनिश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ बिपिन बाबू टू नो दैट ही इज़ प्रैंक्ड, उन्हें कैसे पता चलता है कि उनके साथ एक प्रैंक हुआ है। एट द एंड, इसका आंसर है
एट द एंड वी कम टू नो दैट चुन्नीलाल रोट अ लेटर। एक बेचारा लास्ट में जब देखता है कि काफ़ी विपिन बाबू परेशान हो गए, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, तो क्या करता है, फिर कहता है कि इनको चलो जो भी हुआ सो हुआ, उनको माफ़ कर देते हैं। फिर एक लेटर में लिखता है कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की। हालांकि थोड़ा सा वो गुस्सा भी फील करता है, गुस्सा भी दर्शाता है लेटर में, बट लास्ट में बता देता है कि हम लोगों ने मिलकर तुम्हारे साथ मजाक किया। चुन्नीलाल रोट अ लेटर टू विपिन बाबू एंड टेक इन एवरीथिंग, और मतलब सब कुछ वो बता देता है लेटर के माध्यम से विपिन बाबू को। क्वेश्चन नंबर 12, टू गेट बैक हिज मेमोरी विपिन बाबू विजिटेड विच टाउन। मतलब कहाँ पास वो अपनी मेमोरी को सोचते हैं कि उनकी मेमोरी आ जाएगी, कहाँ पास वो विजिट करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो रांची जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि आप रांची एक बार जाके हो आओ, अगर वहाँ पास आपकी वहाँ की याददाश्त आपकी मिटी हुई है तो मे बी आप वहाँ अगर घूमने जाओगे तो सब कुछ नज़ारा देख के आपकी याददाश्त वापस भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, हुंद्रू फॉल्ट सिचुएटेड ऑन विच प्लेस। हुंद्रू फॉल्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, रांची में है। तो ये उनका जो फ्रेंड रहता है वो कहता है कि आप हुंद्रू घूमने गए थे, हुंद्रू फॉल्ट घूमने गए थे, वहाँ पास आप गिर भी गए थे, आपके दाहिने पैर में चोट भी लग गई थी, आपको याद है कि नहीं है। बट ये विपिन बाबू को नहीं याद रहता है, तो यही हुंद्रू फॉल्स पूछा है कि हुंद्रू फॉल्स कहाँ पर सिचुएटेड है, रांची में सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 14, विच थिंग्स अबाउट विपिन बाबू मैच्ड विथ परिमल घोष डिस्क्रिप्शन। परिमल घोष के साथ वो किसको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्टली Parimal Ghosh told that Bipin Babu had a car on his right knee. मतलब वो कहते हैं एक स्केच पड़ गया है, कहाँ पड़ गया, राइट नी में। सेकेंडली बिपिन बाबू, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, बिपिन बाबू प्रिफर्ड बावर्ची मीट फूड इंस्टेड ऑफ होटल और रेस्टोरेंट मीट फूड। थर्डली बिपिन बाबू लाइव अलोन। मतलब तीसरा क्या कहता है, वो कहता है कि आपको पता नहीं है कि मतलब आप अकेले रहते हैं, आपने मुझे बताया था कि आप अकेले रहते हैं, आपकी वाइफ की डेथ हो गई थी, आपके भाई पागल होके ख़त्म हो गए थे, तो ये सब चीज़ें मुझे आपने बताया था। तो ये सब चीज़ें बिपिन बाबू जब उसके मुँह से सुनते परिमल घोष के, उनको लगता है कितनी सारी चीज़ें इसको मेरे बारे में कैसे नॉलेज हुआ, अगर मैंने इसको बताया होगा तभी तो इसको सब कुछ ये सब पता है, तो शायद सच में मैं अपनी मेमोरी लॉस कर रहा हूँ क्या। इन सब सारे क्वेश्चन उसको उनको लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर द इंसिडेंट्स इन बुक्स ऑफ बिपिन बाबू टोल्ड हिज ड्राइवर टू डू व्हाट। मतलब जब ये इंसिडेंट्स होता है उनके साथ, मतलब ये सब वो पूरी घटनाएं बताता है कि हम रांची में मिले थे, उसके बाद बिपिन बाबू अपने ड्राइवर से क्या कहते हैं, टोल्ड द ड्राइवर टू ड्राइव द कार बाई गंगा। मतलब कहते हैं सीधे तुम गंगा के रास्ते से कार को लेके चलो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वॉज रिटेन ऑन द इनवलप। इनवलप जो इनवलप था, जो चुनीलाल इनवलप देता है बिपिन बाबू को, उसमें क्या लिखा हुआ था, ये आपको आंसर बताइए। एवं द नेम इट वॉज रिटेन अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंटियल। व्हाट वॉज रिटेन ऑन द इनवलप, इनवलप क्या लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ था, आप देख लीजिए एक बार, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पास हमारा ये वाला चैप्टर 4 भी फ्रेंड फिनिश हो गया। हम आते हैं अपने चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 हमारा है द समिट विद इन। समिट मीन्स होता है एक प्रकार का शिखर, मतलब शिखर पे चढ़ना। तो यही पूरी स्टोरी है कि किस प्रकार से जो हमारे राइटर हैं HPS आहलूवालिया, वो एक शिखर पे जब चढ़ते हैं, एवरेस्ट के शिखर पर चलते हैं, तो वो पूरी अपनी कहानी बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के उनको कैसा लगता है। तो थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। मेजर HPS आहलूवालिया, पहले तो आप राइटर का नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। was a member of the first successful Indian expedition of Mount Everest in 1965। मतलब उसमें कई मेंबर सेलेक्ट होते हैं, बट ये फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन रहते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ते हैं, 1965 में चढ़ते हैं ये। इन दिस लेसन ही हैज़ टॉक्ड अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ क्लिम्बिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट समिट। मतलब ये इस वाले चैप्टर में ये पूरा अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने चढ़ाई की, कहाँ पास की, सबसे हाईएस्ट शिखर पे उन्होंने किस प्रकार से चढ़ाई की, वो पूरा अपना पूरा एक्सपीरियंस अच्छा बुरा सब कुछ इस वाले चैप्टर में बताते हैं। ही टेल्स द रीडर्स हाउ द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट चेंजेस वन ऑन अ पर्सनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। मतलब वो कहते हैं कि मुझे जब मैंने शिखर पे चढ़ाई की तो मुझे बहुत ही अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुआ। हालांकि मेरा पूरा फिजिकल जो बॉडी था वो दर्द से कराह रहा था, बट फिर भी उस टाइम में मैं क्या कर रहा था, भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैं इतनी ऊपर मैं आ सका, मतलब इतनी ऊपर शिखर पे मैं चढ़ सका। आफ्टर टॉकिंग अबाउट क्लिम्बिंग द फिजिकल समिट
ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द टास्क ऑफ क्लिम्बिंग द समिट विद इन। जब ये पूरा ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब ये कहते हैं कि इस वाले शिखर पे तो मैं चढ़ गया, लेकिन भगवान को थोड़ा सा उदास भी हो जाते हैं और कहते हैं काश मुझे एक और शिखर चढ़ने को मिलता तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती। हालांकि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके थे, बट वो कहते हैं तो उनका मतलब ये एक और शिखर से मतलब ये है कि मैं अपने मन की जो गहराई का जो शिखर है, ऊंचाई का, मन के अंदर जो दबे हुए भावनाएं होते हैं, काश मैं उस शिखर पे और ऊपर से चढ़ पाता। तो लास्ट में वो कहते हैं कि सभी इंसान के अंदर एक मन के ऊपर एक शिखर होता है जिसके ऊपर उन्हें चढ़ना आवश्यक होता है। मतलब बहुत सारी खूबियाँ उनके अंदर होती है, उसको छूना, उसको पाना उन लोगों की ज़रूरत मीन्स उनको पूरा ही करना चाहिए। जो चीज़ आप सपने देखो उसको पूरा ही करना चाहिए, चाहे वो उसके लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी हार्ड वर्क करनी पड़े, बट अगर आपको वो शिखर पे चढ़ना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो लास्ट में ये सबको ये बताते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। समरी हालांकि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। The summit within begins with the author expressing how he felt as he stood at the summit of Everest। मतलब वो बताते हैं कि क्या वो फील करते हैं जब वो एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे इस एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ जाते हैं। डिस्पाइट द फिजिकल एक्सहर्शन द सीरीन व्यू मेड हिम फील मल्टीपल इमोशन। मतलब वो जब वो शिखर पे चढ़ जाते हैं तो हालांकि उनका जो फिजिकल एक्सहर्शन रहता है, मतलब पूरा दर्द रहता है शरीर का, वो तो काफ़ी मतलब दर्दनाक रहता है। मतलब थोड़ा सा वो रहता है, मतलब क्या बोलें, तो कभी कभी तो वर्ड ही नहीं मिलता है। मतलब उनका फिजिकल बॉडी तो रहता है, पेनफुल रहता है, बट जो उनको उनको अंदर से काफ़ी खुशी होती है और बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस उनके अंदर जागृत होते हैं। द डोमिनेंट ऑफ विच वॉज ह्यूमैनिटी, जो कि क्या ह्यूमैनिटी से डोमिनेंट होते हैं। ही बिलीव्स दैट अ मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम बिफोर। मतलब वो कहते हैं कि who has who has who has been to the mountains is never the same before। मतलब ऐसा ये दोबारा पहले कभी नहीं हुआ। He further talked about climbing the summit of the mind once he had climbed the summit of Everest। As soon as he got rid of his physical exhaustion, his mind started wondering as to why people climbs mountain। एक बार वो जब शिखर पे चढ़ जाते हैं तब उनको अंदेशा होता है कि क्यों लोग माउंटेन पे चढ़ना चाहते हैं, माउंटेन के शिखर पे क्यों चढ़ना चाहते हैं। तो उनके माइंड में ये सारे क्वेश्चन उठते हैं और उनको अच्छा फील होता है। मोस्ट पीपल वुड सिंपली से बिकॉज इट इज़ देयर। मतलब बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत लोग सिंपल भाषा में कहते हैं भाई वो उतनी ऊंचाई पे है तो वो तो चढ़ना अच्छा ही लगता है, बिकॉज इज इट देयर, क्योंकि वो वहाँ पास है। बट द ऑथर हैड अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। बट जो हमारे ऑथर हैं उनका मोर पर्सनल आंसर रहता है, जो कि अलग रहता है। ही हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाई द माउंटेन्स एंड वुड गेट मिजरेबल ऑन बीइंग अवे फ्रॉम देम। ही मेंशंस how the obstacles in climbing a mountains are physical। A climb to a summit means endurance, persistence and will power। मतलब वो कहते हैं यहाँ पास ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको शिखर पे चढ़ना है तो आपके अंदर एक प्रकार के एंड्योरेंस मीन्स एक प्रकार का दृढ़ निश्चय, और परसिस्टेंस एंड विल पावर मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, मीन्स साहस, सब कुछ होना चाहिए, तभी आप किसी ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। तो ही टॉक्स अबाउट अनदर क्वेश्चन दैट इज वाई एवरेस्ट। मतलब एक दूसरा भी क्वेश्चन वो करते हैं कि हमें एवरेस्ट के शिखर पे ही क्यों चढ़ना है। सिंपली बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट माइटेस्ट मीन्स माउंटेन्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा ये हाइएस्ट माउंटेन है, माइटेस्ट है। नो वंडर हाउ डिफिकल्ट द पैसेज इन अपवर्ड्स। द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन वाइल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द समिट इज इनकम्पेरेबल। तो मतलब बहुत सारे शिखर तो हैं, बट लोग क्यों चढ़ना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि ये सबसे ऊंचा शिखर है। लोग सबसे ऊंचाई पे चढ़ना चाहते हैं। जैसे कि हमारे आलूवालिया जी हैं, जब पूरे एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, कब चढ़ते हैं 1965 में चढ़ते हैं, तो वो फिर भी कहते हैं कि काश इसके ऊपर एक और शिखर होता तो मैं उस पर भी चढ़ना चाहता। लेकिन तभी वो भगवान की शुक्रिया करते हैं, बट थोड़े से मन में दुखी रहते हैं कि काश इसके ऊपर एक और शिखर होता तो मैं उसके ऊपर भी चढ़ना चाहता हूँ। द एक्सपीरियंस इज अदर वर्डली। ही सेज दैट देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन एज टू वाई ही क्लेम्ड एवरेस्ट। मतलब कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि लोग या फिर ये आलू आलिया जी जो हमारे राइटर हैं वो क्यों एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं। ही कंपेयर इट टू वाई पीपल ब्रीथ। मतलब उस कहते हैं कि क्यों लोग सांस लेना चाहते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोग क्यों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि लोग सांस लेना क्यों चाहते हैं। तो इन दोनों का उन्होंने कंपेरिजन इसके साथ किया है। इस प्रकार से मतलब कि सांस लिए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार से लोग अपने पैशन के लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। मतलब शिखर, अपनी ऊंचाई को पाने के लिए, उस शिखर को छूने के लिए लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। ही एक्सप्लेन्स हाउ फेलो क्लिम्बर्स हेल्प ईच अदर। मतलब कि किस प्रकार से जो फेलो क्लिम्बर्स थे वो किस प्रकार से एक दूसरे को हेल्प करते थे
to fulfill his conquest. Famous climbers have left records of help without which they would have given up. Standing on the summit makes you realize that the struggle was worthwhile. मतलब जब आप इस शिखर पे चढ़ जाते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि जो आपने अभी तक इतना जो स्ट्रगल चढ़ चढ़ के आए हैं, इतनी मेहनत करके आप ऊपर आए हैं, वो एक प्रकार का वर्थ वाइल है में से विशेषज्ञ है, विशेषतापूर्ण है. द व्यू मोटिवेट्स यू टू राइज एवर योर करेंट सिचुएशन. मतलब आप वहाँ जब जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ जाएंगे, जब उससे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप जो व्यू देख रहे हैं, आपको एक प्रकार की जिंदा दिली आपको महसूस होगा कि मैं इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ इतना आपको अच्छा लगेगा. यही सब कुछ वो पूरा इसमें डिस्क्राइब किए हैं. इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर communion with God. On the highest peak, he explains how you go down and make your submission to the God your worship. मतलब वो कहते हैं जब मैं ऊंचाई पर चढ़ गया तो हाँ, भगवान का शुक्रिया अदा भी किया. द ग्रुप हैड लेफ्ट पिक्चर्स एंड रिकल्स ऑफ द गॉड दे बिलीव्ड इन. ही देन कंटिन्यूज टॉकिंग अबाउट द अदर समिट. मतलब वो जब वो चारों लोग, मोस्टली शायद 4 या 5, 4 ही लोग जाते हैं ऊपर, तो वहाँ पर जब चारों लोग जाते हैं तो वो आपस में जब शिखर पे पहुँच जाते हैं तो फिर और वो लोग बात करते हैं कि काश एक और शिखर होता है, उस पर चढ़ाई कर पाते हैं हम लोग. द समिट विद इन विच इज़ हार्डर टू क्लिम. बहुत हार्डर होता है, चढ़नाई बहुत हार्डर होता है. बट एनी क्लिम रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल और स्पिरिचुअल होल्ड्स द कैपेसिटी ऑफ टू चेंज टू कम्प्लीटली. मतलब हालांकि सारा ही शिखर जो रहता है, क्लिम्बिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, बट अगर आपके अंदर फिजिकल और इस स्पिरिचुअल क्या है, एक प्रकार की कैपेसिटी है, तो आप कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं, बड़े से बड़े शिखर पे आप चढ़ सकते हैं. तो यही चीज़ इसमें चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया. ही एक्सप्रेस दैट हैविंग सक्सेसफुली क्लिम्ड द एवरेस्ट हैज़ गिवन हिम द स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ प्रॉब्लम एंड दैट क्लिम्बिंग अ समिट. तो इस प्रकार से वो कहते हैं जिस प्रकार से आप बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करके माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़े हैं, उसी प्रकार से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करके अपने अपने मन की गहराई का जो शिखर है उसको भी पार करना है. मीन्स आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देंगी. मतलब बहुत सारी बाधाएं आपके मंजिल तक पहुंचने में आपको रोकेंगी, बट आपको अपनी मंजिल, अपने शिखर तक पहुंचना है. सारी बाधाओं को तोड़ के, सारी बाधाओं को पार करके आपको अपनी मंजिल तक जरूर पाना है, अपने शिखर तक जरूर चढ़ना है. तो एट द एंड ये भी बताते हैं क्लिम्बिंग के माध्यम से. इटर्नल ऑन दैट ऑफ अ माउंटेन इट इज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस. तो कहते हैं कि ये एक प्रकार का वर्थ वाइल है एक्सपीरियंस, पूरे मेरे लाइफ टाइम का रहा है. तो इसका आई होप आपको पूरा समरी अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं. हु वॉज मेजर एसपीएस आहलूवालिया. तो कौन है ये? मेजर एसपीएस आहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट इन 1965. ये सबसे पहले इंडियन रहते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं. कब चढ़ते हैं? फिर 1965 में चढ़ते हैं. ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कैरेक्टर भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन है, एक्सपेडिशन है जो कि कहाँ चढ़ते हैं? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं. कब चढ़ते हैं? 1965 में चढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर समझ में आ गया होगा. Why did author say that instead of being jubilant there was a tinge of sadness? ये राइटर ऐसा क्यों कहता है? तो इसका आंसर है he said that instead of being jubilant there was a tinge of sadness because he had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb as all roads therefore would to lead down. मतलब कि कहते हैं कि कुछ भी आपके लिए बड़ा नहीं है, अगर आप तहे दिल से क्लेम करना चाहो तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर व्हेन ही क्लिम्ड माउंटेन्स. मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है? तो बाय क्लिम्बिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट the author was overwhelmed by a deep sense of joy and thankful. मतलब वो पूरे प्रशंसा से जब वो शिखर पे चढ़ते हैं तो फुल ऑफ जॉय रहते हैं, फुल ऑफ जॉयनेस से भरे रहते हैं, और वो थैंकफुल भी रहते हैं. किसको थैंकफुल रहते हैं? गॉड को थैंकफुल रहते हैं कि उन्होंने, गॉड ने इतनी ऊपर चढ़ने में उनकी सहायता की. ही इट वॉज अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम. मतलब वो कहते हैं कि ये जो जॉय मेरे पूरे लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा. द एक्सपीरियंस चेंज हिम कम्प्लीटली. ये पूरा एक्सपीरियंस उनके जीवन को बदल देता है. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई द आथर समिट टू द एवरेस्ट. मतलब वो क्यों एवरेस्ट के सिखाई उस पर, मतलब क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन वाई द आथर समिट टू द एवरेस्ट. अकॉर्डिंग द आथर
अकॉर्डिंग द ऑथर द समिट प्रेजेंट क्रिएट डिफिकल्टीज, मतलब किसी शिखर पे आपको चढ़ना है तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. मैन टेक्स डिलाइट इन एवर कमिंग ऑब्स्टिकल्स. द ऑब्स्टिकल्स इज क्लिम्बिंग अ माउंटेन्स आर फिजिकल. अ क्लिम टू माउंटेन मीन्स इंड्योर्स परसिस्टेंस एंड विल पावर. मतलब इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत के बिना, इन तीनों चीज़ों के बिना आप चढ़ाई नहीं कर सकते, आप अपने शिखर को नहीं पा सकते हैं. तो क्या क्या है ये तीन चीज़? इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. सो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टू क्लिम द माउंटेन. अगर ये तीनों चीज़ आपके अंदर है तो आपको माउंटेन पे क्लिम्बिंग करना बहुत ही ज़्यादा क्या एक्साइटमेंट लगेगा. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द आथर फील चेंज विद इन हिमसेल्फ. मतलब वो क्या, जब वो शिखर पर चढ़ जाते हैं तो अपने आप में एक प्रकार का चेंजेस क्यों क्यों फील करते हैं. ही एक्सपीरियंस चेंज विद इन हिमसेल्फ विच इज called mystical because of beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way. मतलब वहाँ पास वो चढ़ते हैं, जब शिखर पर चढ़ जाते हैं तो उनको वहाँ पास सब कुछ इतना मिस्टिकल लगता है, पूरा पूरा नेचर इतना ब्यूटीफुली वहाँ पास देखता है, सब कुछ अलोफनेस, माइट, मतलब बहुत कुछ उनको जितनी भी डिफिकल्टीज रहती हैं सब कुछ वो पार करके सब कुछ सब सारी डिफिकल्टी का क्या करते हैं, इनकाउंटर करके वो अपने लक्ष्य तक पा जाते हैं. इसलिए वो पूरा मतलब चेंज उनको अपने आप में एक चेंजेस दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डिड दे लीव द पिक्चर ऑफ गॉड एट एवरेस्ट. तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड. जब वो लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो जो चारों लोग रहते हैं तो हर एक चीज़ का वो जैसे कि हमारे जो आलू वालिया जी हैं, जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो वहाँ वो किसका तो वहाँ पास वो एक गुरु नानक की पिक्चर वहाँ पास वो लगाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे करते हैं. और मतलब जितने लोग रहते हैं, जैसे कि एक यहाँ पास देख लीजिए आप आंसर में, ही लेफ्ट ऑन द एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. जो हमारे आलू वालिया जी है वो एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे क्या है, गुरु नानक की पिक्चर छोड़ के आते हैं. जो रावत एक करेक्टर, उसमें दूसरा कैरेक्टर जो है रावत है, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस ऑफ दुर्गा. ये दुर्गा माता की पिक्चर वहाँ पास छोड़ के आते हैं. और यह जो है पू दुर्जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा. वहाँ पास एक बुद्धा की, जो हमारा ये तीसरा कैरेक्टर है पू दुर्जी, वहाँ पास एक बुद्धा का एक फोटो पिक्चर वहाँ पास छोड़ के आते हैं. और जो एडमंड हिलरी हैं वहाँ पास ये क्या करते हैं, एक क्रॉस जो क्रिश्चियन का वो जो क्रॉस रहता है, वो क्रॉस किसके बर्फ़ के अंदर दफना के वहाँ पास माउंट एवरेस्ट पे आते हैं. तो आई होप आपको चारों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो, पूरा मतलब स्नो में दफना के आते हैं. एंड दीज आर द नॉट सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस बट फॉर रिवरेंस. मतलब ये कॉन्फिडेंस का सिंबल नहीं है, ये एक प्रकार का रिवरेंस का सिंबल है. क्वेश्चन नंबर 7. राइट द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ समिट माउंटेन. मतलब कि जो शिखर पर चढ़ना था उसका फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही एक्सपेक्ट्स इसमें बताना है कि क्या क्या था. तो आंसर इसका है वेदर द माउंटेन यू क्लेम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लेम वेरी सर्टनली चेंज पीपल. मतलब कि जब क्लेमिंग करते हैं इंसान तो उसके बाद क्या वो एक प्रकार के बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं. इट टीचेस अस मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट अवर सेल्स. जब हमें ऊपर हम चढ़ाई पे करते हैं तो ये हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ टीच करता है हमारे बारे में, खुद दुनिया के बारे में बताता है और हमें अपने बारे में बहुत सारे नॉलेज हमें देखने को मिलेगा, बहुत सारे चेंजेस खुद में भी देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. Why did author says that eternal summit are perhaps higher than Everest. मतलब वो क्यों कहते हैं कि जो हमारी अंदर का जो हमारा शिखर है, मतलब हमारे मन का जो शिखर है उस पे उसकी ऊंचाइयों पे चढ़ना ज़्यादा जरूरी है, जाकि ना कि एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे चढ़ना जरूरी है. ही सेड इटर्नल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. क्यों कहते हैं कि हायर है, एवरेस्ट से भी ऊंचा है. क्यों कहते हैं कि इनर जो समिट है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से भी ज़्यादा ऊंचा है. क्यों कहते हैं? बिकॉज हिज एक्सपीरियंस as an Everest has provided him the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing mountains gives worthwhile experience. मतलब कहते हैं कि जो उनकी क्लिम्बिंग थी तो वो एक प्रकार का उनका पूरा एक्सपीरियंस था, किस प्रकार का था, वर्थ वाइल था. मतलब कि उनको पूरा पता चल गया था कि हाँ जितनी भी प्रॉब्लम मैंने फेस करके आया हूँ, बट ये शिखर पे मुझे आके काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ही मिला है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ही मिला है. मैं खुद को अच्छे तरीके से जान पाया हूँ, मैं पूरी दुनिया को अच्छे तरीके से जान पाया हूँ. इसी प्रकार से अगर आप अपने मन की गहराई, मन के शिखर पे अगर आप चढ़ गए तो आप भी जो चीज़ चाहेंगे वो आपको सब कुछ मिलेगा. तो फ्रेंड यहाँ पास हमारा ये वाला भी चैप्टर फिनिश हो गया. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो हमारा सिक्स चैप्टर आता है
दिस इज जोडीज फोन। तो एक बार ये इसके राइटर देख लीजिए आप, मार्जोरी किनन रॉलिंग्स, ये इसके राइटर हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लेसन दिस इज जोडीज फोन बाई मर्जूरी किन्नन रॉलिंग्स रिवॉल्व्स अराउंड द फोन। सबसे पहले इसके राइटर का नेम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसके राइटर। मैं इनका नहीं कहूँगी कि आप गूगल कर लीजिए, अगर आपको करना है तो प्लीज़ कर लीजिए। रिवॉल्व्स अराउंड द फोन, एक छोटा सा फ़ोन रहता है, हुज मदर वॉज किल्ड, जिसकी मदर मारी जाती है, किसके द्वारा मारी जाती है, जॉडी के जॉडी द्वारा ही, मीन्स कि जॉडी के फादर को एक सांप काट लेता है, एक सांप काट लेता है, जिसका जहर निकालने के लिए उसकी मदर को, जो ये फ़ोन रहती है उसकी मदर को, एक मीन्स डो रहती है, तो उसको मार दिया जाता है, और उसके जिगर और हर्ट से उसका जो जहर रहता है जॉडी के फादर का, उसको कम किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है, एक प्रकार का ख़त्म किया जाता है, उसके जिगर और हर्ट से ही वो किया जाता है, मीन्स आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से वो मारी जाती है। तो किलस इट्स लीवर एंड हर्ट, एक प्रकार से आपने देखा लीवर और हर्ट से क्या होता है, उसके पॉइजन को ख़त्म किया जाता है, पॉइजन आउट ऑफ जोडीज फादर पेनी एंड सेव हिज लाइफ आफ्टर अ स्नैक बाइट। तो एक स्नैक उनको काट लेता है, जिसका जहर उतारने के लिए वो डो को मार देते हैं, और उसके लीवर और हर्ट के द्वारा ही मतलब उस पॉइजन का तोड़ निकाला जा सकता था, तो उसको मार देते हैं। तो उसका जो बच्चा रहता है फ़ॉन, बहुत ही छोटा रहता है, वो अकेला हो जाता है, जिसे देख के जोडी को बहुत दया आता है। तो वो सोचता है कि इट बिगेन्स विथ जोडीज कन्विंसिंग हिज पा मीन्स होता है फादर, पा को यहाँ पास लिया गया फादर से, कि मतलब वो उसके प्रति जब वो दया दिखाता है फ़ोन के प्रति, तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे जो ये फ़ोन है उसे मुझे अपने साथ रखने दीजिए, मैं उसे अपने हिस्से का दूध भी पिलाऊंगा। ब्रिंग द फ़ोन होम एंड रेज इट, देन हिज माँ एंड देन फाइनली गोइंग विथ मिलविल, यहाँ पास ये कैरेक्टर मिलविल। तो ये जो जोडी और मिलविल जाते हैं जंगलों में उसको ढूंढने के लिए, बहुत मुश्किल से वो जाते, मीन्स काफ़ी मुश्किल के बाद वो उनको मिलता है, उसके बाद वो साथ में ही रहते हैं। द लेसन टेक्स यू थ्रू जोडीज जर्नी फ्रॉम फाइंडिंग द फोन टिल टेकिंग इट होम, मतलब पूरी जर्नी दिखाता है किस प्रकार से वो फ़ोन को बहुत मुश्किल से पाता है, फिर उसके बाद अपने साथ अपने घर लेकर आता है, उसको अपने हिस्से का दूध भी पिलाता है, काफ़ी अच्छे से उसकी केयर करता है, क्योंकि उसके फादर की वजह से उसकी मदर की जान चली गई थी, किसकी मदर की, फ़ोन की जान चली गई थी, डो की। तो आई होप आपको समरी अच्छी लगी होगी। तो थोड़ा सा इस बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समरी इसका जल्दी बताऊँगी। The lesson this is Jody phone begins with the Jody being unable to keep the phone out of his mind, मतलब वो जो छोटा वो जो फ़ोन रहता है, उसकी पूरी स्टोरी को, उसके दयनीय हालत को जो जोडी रहता है अपने माइंड से नहीं निकाल पाता है, कि अभी तो वो छोटा है, वो किस प्रकार से अपनी मदर के बगैर रह पाएगा। तो इस तरीके से वो अपने माइंड से ये सब बातें नहीं निकाल पाता है, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए काइंडनेस फील करता है, बहुत ज़्यादा मीन्स इस प्रकार से यहाँ पर जोडी के कैरेक्टर को जो दिखाया गया है, बहुत ही मासूमियत से भरा हुआ, बहुत ही दयनीय, उसका मतलब सॉफ्ट हार्टेड उसको दिखाया गया है, जो जोडी का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ही एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न टू हिज फादर, इस मतलब वो अपना जो उसका कंसर्न अपने फादर के सामने रखता है। पेनी हु वॉज, उसके फादर का नाम देख लीजिए आप, जोडी के फादर का नेम क्या रहता है, पेनी रहता है। हु वॉज रेस्टिंग एज ही हैड जस्ट बीन सेव्ड फ्रॉम द डेथ, मतलब वो जो रेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो अभी अभी मौत से जीत कर अभी आए हैं, क्योंकि अभी उनको सांप ने काट लिया था, जिसका जहर अभी जस्ट उतारा गया है, इसलिए वो आराम कर रहे थे। बट वहाँ पर जोडी अपने फादर को कन्विंस करता है कि प्लीज़ फ़ोन को मेरे साथ रहने दीजिए, मुझे उसे पालने दीजिए। ही वॉज बिटन बाई अ स्नैक एंड जोडी किल्ड अ डोई, क्योंकि उसके फादर किसके द्वारा काटे जाते हैं, स्नैक के द्वारा काटे जाते हैं। एंड जोडी, फिर उसका जोडी क्या करता है, किल्ड अ डोई, एक डो को किल मार देता है, टू यूज़ इट्स हर्ट एंड लीवर टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन आउट ऑफ हिज फादर, अपने फादर को पॉइजन से बचाने के लिए वो डोई को मार देता है, उसके लीवर और हर्ट का यूज़ करता है पॉइजन को ख़त्म करने के लिए। द डो हैड अ फॉन एंड, मतलब उसके पास एक छोटा सा बेबी भी रहता है, कौन रहता है, फ़ोन रहता है। एंड जोडी वॉज वरिड अबाउट इट, अब जोडी उसके बाद जब डो खत्म हो जाती है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो जो जोडी रहता है फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड रहता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग इट होम एंड रेज इट, मतलब वो चाहता है कि वो मेरे साथ घर में आए और मेरे साथ ही रहे। पेनी थॉट
पेनी कौन है? जोडी के फादर, मैंने आपको बताया कैरेक्टर। पेनी थॉट इट वुड बी अनग्रेटफुल ऑफ देम टू लीव द फोन टू स्टार्व एंड दस ही एग्रीड। मतलब हालांकि वो पहले स्टार्टिंग नहीं मानता है, फिर उसके बाद एंड में वो उसके फादर भी मान जाते हैं कि हाँ कोई नहीं है, आप लेकर आओ। नेक्स्ट जोडी कन्विंस हिज मदर। उसके बाद फादर कन्विंस हो गए, बट मदर कन्विंस जल्दी नहीं होती है। एट द एंड मदर भी कन्विंस हो जाते हैं। हु एट द फर्स्ट इज रिलेक्टेंट बट ऑन हियरिंग द व्यूज ऑफ मिली। यहाँ पास ये जो कैरेक्टर है आप देखें, मिली विल का जो कैरेक्टर है, एंड डॉक्स विल्सन। तो ये लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ही। मतलब आपने उस फ़ोन की मदर को आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए मार दिया है, तो आपको उस फ़ोन को तो रखना ही पड़ेगा। तो ये लोग भी कहते हैं, तो इस प्रकार से इनकी मदर मान जाती हैं, ठीक है हम लोगों की गलती की वजह से उसकी मदर मीन्स हमारी वजह से उसकी मदर की डेथ हुई है, तो हम उसको ज़रूर पालेंगे। तो बट वो कहती हैं कि जोडी तुम्हें इसकी उसकी देखभाल तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, अपने हिस्से का दूध भी उसे देना पड़ेगा, जिसमें जोडी क्या मान जाता है। तो आप यहाँ पास ये दो कैरेक्टर देख लीजिए, मिल विल एंड डॉग विल्सन एग्रीज टू लेट जोडी स्प्रिंग इट होम। मतलब जोडी के साथ एग्री हो जाते हैं कि हम चलो ढूंढ के ले आते हैं उस फोन को। सी वॉज ओके विथ इट। उसकी मदर भी तैयार हो जाती है, मतलब वो कहती है ओके ओके आप चलो लेकर आओ। इफ जोडी वुड गिव इट हिज शेयर ऑफ मिल्क एज दे हैड नथिंग एल्स टू फीड द फॉन। मतलब कहती हैं और इसके सिवा हम कुछ भी नहीं देंगे, अगर तुम अपने हिस्से का भी उसे देना चाहते हो तो तुम उसे लेकर आओ, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मील विल गेव जोडी अ राइड। मतलब ये दोनों आराम से घोड़े पे बैठ के क्या चाहते हैं, कौन जाता है मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जोडी के साथ कौन जाता है, तो मिल विल के साथ जोडी जाता है जंगलों में हॉर्स पे बैठ के ऑन हिज हॉर्स। एंड सडनली जोडी रियलाइज ही डिड नॉट वांट कंपनी। फिर उसको लगता है कि उसे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, मीन्स उसे लगता है कि उसको फ़ोन को अकेले ही ढूंढना जाना चाहिए, मतलब उसे किसी मिल विल की ज़रूरत नहीं है। ही डिड नॉट वांट एनीवन टू सी द डिसअपॉइंटमेंट इफ़ ही वाज अनेबल टू फाइंड द फोन। वो कहता है कि अगर मैं फ़ोन को नहीं ढूंढ पाया तो इस डिसअपॉइंटमेंट को मेरे कोई और ना देखे, इसलिए वो क्या कहता है कि मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए। ही डिड नॉट वांट टू शेयर हिज लविंग मोमेंट। या फिर वो कहता है कि या फिर मैं जब फ़ोन को पा जाऊंगा, उसे अपने गले से लगाऊंगा, तो वो लविंग मोमेंट भी मैं किसी और के साथ मीन्स और किसी के साथ मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। वो लविंग मोमेंट को मीन्स वो उस प्यारे मोमेंट को मैं अपने और फ़ोन तक ही सीमित रखना चाहता हूँ, इसलिए वो कहता है कि मुझे किसी और कंपनी की ज़रूरत नहीं है। दस ही सेंट मिली विल अवे। मतलब वो दोबारा फिर मीन्स क्या कहता है कि मिल विल है उनको भेज देता है। ही बिगिन सर्चिंग फॉर द फोन एंड सीज अ ग्रुप ऑफ बजर्स। अब ये देख लीजिए, ग्रुप ऑफ बजर्स वहाँ पास दिखाई देता है नियर द किल डोई। जहाँ पास उस किल्ड को डोई को मारा जाता है, वहाँ पास क्या दिखाई देता है, ग्रुप ऑफ बजर्स दिखाई देते हैं। हु ही स्क्रैच अवे बाय द थ्रोइंग अ बॉग। ही continuous searching and finally find the fawn looking at him with his bright eyes। मतलब एट बहुत सर्च करते हैं, उसके बाद एट द एंड वो पा ही जाते हैं, अपनी ब्राइट आंखों से वो देखता है कि फोन वहाँ पास दिख रहा है। एट द फर्स्ट जोडी हेजिटेट टू गो नियर हिम। पहले तो वो बहुत हेजिटेट फील करता है कि मैं किस प्रकार से उसके सामने जाऊँ, कि मैंने ही उसकी मदर को मारा है, तो वो बहुत हेजिटेशन फील करता है खुद को उसके सामने रखने में, बट वो एट द एंड जाता है। एंड ओनली एक्सटेंडेड जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड extended a hand to cares him, but it was only when the phone brought itself near him। वो हालांकि वो जाना चाहता था, बट वो नहीं जा पाता है, तो क्या करते हैं, फ़ोन खुद ही उसके पास चला आता है। ही कैरिड हिम। वो क्या उसे तुरंत ही उठा लेता है। ही कैरिड इट थ्रू द क्लियरिंग द रीच द इंटरसेक्शन रोड टुवर्ड्स होम। फिर ही केप्ट इट डाउन टू टेक रेस्ट बट द फोन क्राइड। मतलब वो उसको रेस्ट के लिए ले जाता है, बट वो फ़ोन इतना छोटा रहता है, वो रोने लगता है। ही रिमेंबर दैट हिज फादर टोल्ड हिम दैट अ फोन विल फॉलो यू वंस यू कैरी इट्स फर्स्ट फॉर अ वाइल। मतलब वो कहते हैं कि हाँ मेरे फादर की याद है कि जब अगर एक बार तुम फ़ोन को अपने साथ रख लोगे तो फ़ोन तुम्हें फॉलो करेगा ही। ऑन द वे home he carried it for some time and let it follow him for a while। They finally reached home and Jody wanted to show his father that the fawn followed him, but the fawn refused to climb the stairs। मतलब हालांकि वो उसे फॉलो तो करता है, बट वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाता है, इसलिए वहां तक वो फॉलो नहीं कर पाता है। ही कैरिड इट अप द स्टेप्स एंड हिज फादर कुड सी जोडीज हैप्पीनेस। मतलब कि वो जब अपने जो जोड़ी रहता है अपने साथ क्या करता है, फोन को कैरी करता है, तो उसके फादर उसकी खुशी को देख सकते हैं थ्रू द ब्राइटनेस साइज। उसके उसके चमकीली आंखों में उस खुशी को देख सकते हैं कि जोडी फोन को पाके कितना खुश है। जोडी देन टुक इट टू द किचन टू फीड इट हिज शेयर ऑफ मिल्क। अपना मिल्क भी शेयर करता है। ही फेड इट द मिल्क पेशेंसली टिल द गोड वॉज लेफ्ट द एम्प्टी। वो पूरे पेशेंस के साथ उसको दूध पिलाता है जब तक कि पूरा की जो बाउल रहता है वो खाली नहीं हो जाता है। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इमोशनल टाइप की स्टोरी है, काफ़ी लविंग टाइप की स्टोरी है, और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसी टाइप का मैंने पूरा ही इस प्रकार के मैंने आपका एनसीईआरटी क्लासेस के पूरे एक पूरा इस
टाइप का, मतलब एक शायद 2 वीडियो में मैंने पूरे क्लास 6 का आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार से मैंने क्लास 9 का कंप्लीट कर दिया, क्लास 10th का कंप्लीट कर दिया है, और ये क्लास 8th का है जो कि आज मैं कंप्लीट कर दूँगी। बस आपका पोएट्री सेक्शन बचेगा, उसको भी जल्दी मैं कल तक कर दूँगी, मीन्स कल तक वो भी हो जाएगा। तो हमारे पास 7th बचेगा, उसको मैं किसी न किसी आपका एग्ज़ाम के पहले मैं आपका सारा ही कंप्लीट करा दूँगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी। जैसे मन तैसे, चाहे क्वेश्चन के फॉर्म हो, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे समरी के फॉर्म में हो, जैसे मन तैसे मैं आपका कंप्लीट ज़रूर कराऊँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने, और मेरे वीडियो को अपना प्यार देते रहिएगा। तो चलिए, बिना बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा-सा पढ़ाई कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू जोडीज़ फादर, जोडीज़ के फादर के साथ क्या होता है, एंड व्हाट डिड जोडी डू, उसके बाद जोडी क्या करता है। तो इसका आंसर है, जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटेन बाय अ रैटल स्नेक के द्वारा ही उनको काट लिया जाता है। ही क्विकली किल्स अ डोई, तो जोडी क्या करता है, तुरंत ही एक डोई को मार देता है। यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर, इस प्रकार से देखिए आपके क्वेश्चन में, आपके अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलेगा तो वहाँ पास बहुत ऑप्शन में रहेगा कि ये ब्रेन, ये मीन्स हार्ट, लेग्स, कुछ भी रहेगा, बट आपको आंसर टिक करना है हार्ट एंड लीवर। मीन्स वो जो बचाया जाता है, किसके द्वारा बचाया जाता है, डोई के हार्ट एंड लीवर के द्वारा ही उनको बचाया जाता है। टू ड्रॉ आउट द पॉइजन को ड्रॉ आउट करने के लिए हार्ट और लीवर का इस्तेमाल करता है, किसके, हार्ट और लीवर का इस्तेमाल करता है, डोई के। दिस इज जोडीज फॉन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो ऐड हो गया था यहाँ पास। आई थिंक मैंने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐड कर लिए हैं। यस 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 यस। तो एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी देख लेते हैं, इससे तो आपको और अच्छा ही रहेगा। जोडी अलाउड हीज थ्रू टू डिफ्ट बैक टू, मतलब किसको अपने साथ एक पेट के रूप में किसको अलाउ करता है जोडी। तो यहाँ पास ऑप्शन है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइम में मोस्टली आपको इजीली समझ में आएगा। तो आपको ऑप्शन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे द पपी, द फॉन, द लैम्प, दी फोल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको पता ही है कि आंसर है दी फोन। ये देखिए इसका राइट आंसर है दी फॉर्म, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, यही चैप्टर, हमारे चैप्टर का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो डिस फैमिली यूज डोई, क्यों मतलब डोई को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए है लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट। तो इसका आंसर है टू सेव हिज फादर। तो आंसर ए इज लीवर, बट इसका आंसर लीवर ही नहीं होगा, लीवर एंड हार्ट दोनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिलविल, यहाँ पास देखिए ये कैरेक्टर मैंने कहा था कि आपसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मिलविल पुल्ड अप जोडीज बिहाइंड हिम इन हिज, मतलब कहाँ किसको ढूंढने के लिए वो लोग जाते हैं। डियर, फॉन, डंकी, हॉर्स। तो यहाँ पास क्या है कि किस पे जोड़ी को वो खींचता है और किसको ढूंढने के लिए जाते हैं, मतलब वो फोन को ढूंढने के लिए जाते हैं, और किसके द्वारा जाते हैं, हॉर्स के द्वारा जाते हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर है हॉर्स। आंसर नंबर डी इज राइट। मतलब वो किस चीज़ पे जो मिल विल है, किस चीज़ पे खींचता है जोड़ी को अपने पीछे। तो घोड़े पे ही जब वो लोग बैठते हैं राइडिंग के लिए, तो मिल विल जो रहता है जोड़ी को अपने पीछे खींचता है घोड़े पे बैठाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, जोडी स्पार्क गॉट बिटेन बाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया किसके द्वारा वो काटे जाते हैं, डॉग के द्वारा, डोई के द्वारा, फॉन के द्वारा, स्नेक के द्वारा। तो राइट आंसर आप लोगों को पता है, राइट आंसर इज डी, स्नेक के द्वारा उनको काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉन फाउंड अलाइव जोडी एक्सपेक्टेड दैट द मीटिंग वुड बी। तो वो कहता है कि वो क्यों कहता है कि, मतलब वो अकेले वो क्यों मिलना चाहता है, मतलब किस चीज़ के। इन द फॉन फाउंड अलाइव, अगर वो जिंदा उसे मिला तो जोडी एक्सपेक्टेड दैट द मीटिंग वुड बी, क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हैप्पी एंड काम होगा, लवली होगा एंड स्वीट होगा, स्वीट एंड हैप्पी होगा। तो इसका आंसर है लवली एंड स्वीट। वो कहता है कि जब उससे मैं मिलूंगा, उसे मैं जिंदा देखूंगा कि अभी तक वो जो छोटा फोन है वो जिंदा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मतलब वो एक प्रकार के लवली एंड स्वीट मोमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, The night rain had washed away all tracks except those of। तो ऑप्शन ए, फॉन एंड एलिफेंट, डोई एंड टाइगर, स्नेक एंड डोई, कैट एंड बजल्स। मतलब जो नाइट का जो वो रहता है, नाइट रेन रहता है, सब कुछ वॉश कर देता है, बट वो क्या नहीं वॉश कर पाता है, तो यही बताया है यहाँ पास। कैट का जो 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 कैट्स रहती है, उनका कैट्स एंड बजर्स को वो वॉश नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द फोन वॉज अ, क्या रहता है, द फोन क्या है। दी फोन वॉज अ इंडियन डियर है, चाइना डियर है, और अमेरिकन डियर है, या फिर अफ्रीकन डियर है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है चाइना डियर। जो फोन रहता है एक चाइना डियर रहता है, एक छोटा सा, मतलब चाइना डियर को क्या कहते हैं, फोन कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पास हमारा ये वाला भी चैप्टर खत्म हो गया। अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा क्लास 8 का प्रोज पार्ट फिनिश हो जाता है। पोइट्री को भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। विजिट टू कैम्ब्रिज। तो सबसे पहले फ्रेंड इसके राइटर देख लीजिए आप।
फिरदौस खंगा फ्रॉम इनका जो आया था, करेक्शन आया था हेवन ऑन व्हील्स, इसमें ये पब्लिश हुआ था अ विजिट टू कैमरिज। हेवन ऑन व्हील्स का ये पार्ट है, अ विजिट टू कैमरिज। तो इस वाले चैप्टर में राइटर बताते हैं, जो हमारे ये राइटर हैं फिरदौस, ये क्या कहते हैं कि इसके पहले मैं जो केवल इतना ही जानता था कि इंग्लैंड में क्या है, केवल कैमरिज नाम से ही इंग्लैंड को जानता था कि इतना ही केवल इंग्लैंड है, बट मुझे इतना नहीं पता था कि वहाँ पास एक बहुत ही फेमस हस्ती रहते हैं। वो कौन रहते हैं? इसमें मीन्स इसमें पूरा जो दिखाया गया है एक फेमस हस्ती, ये आप लोग जानते होंगे, स्टीफन हॉकिंस के बारे में पूरी स्टोरी दिखाई गई, किस प्रकार से हमारे जो राइटर हैं उनसे मिलते हैं, उनसे उनसे मतलब उनका उनका थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लगभग मोस्टली आई थिंक हाफ आवर उनसे लेते हैं, उसी में उनसे काफ़ी बातचीत करते हैं, जो कि पूरी वही बातचीत अपने पूरे इस वाले चैप्टर में डिस्क्राइब किए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अ विजिट टू कैम्ब्रिज इज़ रिटन बाय फिरदौस खांगा। राइटर जो कि क्या रहते हैं, एक राइटर रहते हैं एंड अ जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई। ये मुंबई के एक राइटर भी रहते हैं और जर्नलिस्ट भी रहते हैं। ही वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक, मतलब ये भी जो बॉर्न हुए थे किसके साथ बॉर्न हुए थे? ब्रिटल बोन्स के साथ, मतलब इनके भी जो बोन्स थे वो ब्रिटल थे, मतलब थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े थे। दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जो आराम से टूट मतलब ब्रेक हो सकते थे जबकि वो छोटे थे, तभी से उनका यही हाल था। द लेसन गिव्स अस अ ग्लिम्पसेस ऑफ द मीटिंग बिटवीन फिरदौस खांगा एंड स्टीफन हॉकिंस। मैंने बताया ना कि ये पूरा जो एक झलक, ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक, ये मैंने आपको बताया कि एक झलक दिखाता है, ये पूरा चैप्टर आपको एक झलक दिखाता है किस प्रकार से फिरदौस खांगा स्टीफन हॉकिंस से मिलते हैं और उनके बीच क्या क्या बातचीत होती है उनकी मीटिंग के दौरान। तो पूरा चैप्टर यही डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टीफन हॉकिंस देख लीजिए, काफ़ी मानी जानी हस्ती है ये, आप लोग इनको तो जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। Stephen Hawking, one of the greatest scientists of our time, suffered from a form of a paralysis that confined him to a wheelchair। ये मतलब ऑल टाइम क्या है, ये एक प्रकार के पैरालाइज रह के जो मुश्किल से ही अपने उंगली या फिर कुछ लिख पाए, कुछ बोल पाए, मुश्किल से ही ये कर पाते थे, बहुत धीरे धीरे करते थे, मतलब अपनी उंगलियां भी ये धीरे धीरे हिलाते थे, इस प्रकार से इनका पूरा बॉडी पैरालाइज था। एम टू जो कि हमेशा एक व्हील चेयर का प्रयोग करते थे एंड अलाउड हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन, जो कि एक कैसे बोलते थे, पंचिंग बटन द्वारा वो अपनी सारी चीज़ों को बस बोलते थे ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मीन्स पंचिंग बटन के द्वारा ही सब कुछ वो बोलते थे, जो भी करते थे मीन्स टाइप कंप्यूटर में पंचिंग बटन के द्वारा टाइप करके ही बोलते थे। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। तो उनका जो एक प्रकार का जो बोलना था, कैसे बोलना था कि जैसे कि कोई मशीन नहीं बोलता है तो वो जो भी टाइप करते थे इस प्रकार से कंप्यूटर उनका रिप्लाई करता था, मतलब वही चीज़ वो बोलता था। बोथ दिस मेन, बोथ दोनों ही, मतलब ये हमारे राइटर और ये दोनों, बोथ दिस मेन मूव्ड अराउंड इन व्हील चेयर, दोनों ही व्हील चेयर पे ही मतलब रहते थे, मीन्स दोनों ही व्हील चेयर का सहायता लेके ही अपना कार्य करते थे, मतलब दोनों ही एक प्रकार से देख लग सकते हैं कि पैरालाइज थे। इट वॉज ड्यूरिंग फिरदौस खांगा विजिट टू कैम्ब्रिज दैट दे मेट ईच अदर। जब वो कैम्ब्रिज जाते हैं तो ये कहते हैं, इस वाले चैप्टर में कहते हैं कि इसके पहले मैं इंग्लैंड को सोचता था, केवल वहाँ मतलब इंग्लैंड को बस बस मैं कैम्ब्रिज के नाम से ही जानता था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पास इतनी बड़ी हस्ती रहती है या फिर इंग्लैंड इतना बड़ा है। तो यहाँ पास जब ये इनसे मिलते हैं तो कहते हैं हाँ, इतनी फेमस पर्सनालिटी यहाँ पास रहती है, तो उनसे मिलने भी जाते हैं। कौन जाते हैं? हमारे राइटर। द नरेटर मीट स्टीफन हॉकिंग इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में उनसे मिलते हैं। वाइल ऑन द टूर द गाइड, जब वहाँ के मतलब वहाँ पास जब वो वहाँ पास इंग्लैंड घूमने जाते हैं तो वहाँ पास जो उनका गाइड रहता है, जो उनको घुमाता रहता है, वो स्टीफन हॉकिंग के बारे में बातचीत करता है, जिससे मतलब उनकी बातों से वो सुन के ये उनसे मिलना चाहते थे, मतलब जो हमारे नरेटर हैं स्टीफन हॉकिंस से चाहते थे, मिलना चाहते थे, उसकी बातें से सुन के, मतलब उनकी प्रशंसा को सुन के वो उससे मिलना चाहते हैं। ही कॉल्ड हिज असिस्टेंट एंड आस्क्ड फॉर अ अपॉइंटमेंट, मतलब वो उनके असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरा एक अपॉइंटमेंट रखो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द नरेटर वॉज टॉकिंग टू हिम द नेक्स्ट डे, पर वहाँ का जो असिस्टेंट रहता है तो वो उन्हें कहता है कि हाँ ठीक है, आप नेक्स्ट डे के लिए मिल सकते हो, और उनको टाइम भी देता है, मीन्स लगभग आधा घंटा 3 मिनट कुछ ऐसा ही टाइम देता है कि इतने टाइम के लिए ही आप केवल मिल सकते हो। ही फेल्ट गिल्टी, हालाँकि ये भी काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी थे, एक जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, तो ये जब उनको कहते हैं कि आप आज नहीं मिल सकते, कल मिल सकते हो, तो वो थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं। एवरी टाइम ही आस्क्ड स्टीफन हॉकिंस अ क्वेश्चन, तो वो मिलते हैं कि वो बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछना चाहते थे। ही हैड टू टाइप इन कंप्यूटर टू रिस्पॉन्ड, और जिसका रिस्पॉन्स वो किस प्रकार से देते थे, मतलब स्टीफन हॉकिंस किसका उसका रिप्लाई कैसे देते थे, कंप्यूटर पर टाइप करके देते थे, एक प्रकार का रोबोटिक वॉइस आता था। The narrator thought that he was talking to the most beautiful man in the world। हमारा नरेटर कहता है कि उनको लग रहा था कि ये मतलब कि एक ब्यूटीफुल मैन जो टाइप कर रहा है, किस प्रकार से एक सुंदर आदमी, मतलब एक
व्यवहार का सुंदर आदमी बोल रहा है। इट फर्स्ट ही इज़ लाइक अ फोटोग्राफ, मतलब एक कह सकते हैं कि जैसे लग रहा था कि सब कुछ एक फोटोग्राफ के माध्यम से देखा जा रहा है। द नरेटर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, टू विच ही रिप्लाइड दैट बीइंग डिसेबल वाज नॉट गुड। वो कहते हैं कि डिसेबल होने से क्या सबसे अच्छा क्या है, तो उस पर स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि डिसेबल होना अच्छी बात नहीं है, डिसेबल्स वॉज नॉट गुड, कोई भी इसमें अच्छाई नहीं है। द नरेटर टोल्ड हिम दैट वॉज डिस्पायरिंग मैनी पीपल आउट देयर, मतलब बहुत लोग पीपल इस चीज़ से जुझे हुए हैं। टू विच ही शो टू नो इंटरेस्ट, मतलब कि आप उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते हैं। बीइंग डिसेबल वन शुड फोकस ऑन द थिंग्स ही इज गुड एट अकॉर्डिंग टू हिम। ही ऑफर्ड टी, मतलब एट द एंड वो जब वहाँ पर जाने लगते हैं, उनका टाइम खत्म हो जाता है, तो वो कहते हैं कि चलिए फिर मैं चलता हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया। बट स्टीफन हॉकिंस जो रहते हैं उनको और टाइम के लिए रोकते हैं, उनको टी ऑफर करते हैं, उनको अपना पूरा गार्डन घुमाते हैं, जो कि वो गार्डन वो कहते हैं कि उनका गार्डन कहने को गार्डन था बट एक पूरा पार्क था, मतलब काफ़ी बड़ा था। ही ऑफर टी टू द नरेटर फिरदौस कांगा, हमारे नरेटर कौन है, फिरदौस कांगा है। एंड शोड हिम द गार्डन, मतलब अपना गार्डन देखने के लिए कहते हैं। वाइल डिपार्टिंग द नरेटर न्यू दैट Stephen was waving him a goodbye, though he was not. This meeting with Stephen Hawkins revealed some of the best perspectives of life to फिरदौस, मतलब बहुत सारे लाइफ के पर्सपेक्टिव फिरदौस उनके द्वारा सीखते हैं, ये उनको रिवील करके स्टीफन हॉकिंस देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको बताते हैं। तो यहाँ पास हमारी समरी खत्म हुई। इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मे बी एग्जाम में देखने को मिल ना जाए। हु वॉज स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस कौन है, तो इसका आंसर है just a second friend, Stephen Hawking was one of the greatest scientists of our time. He suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair and allowed him to speak only by punching button on a computer which spoke for him in a machine like voice. तो वो एक मतलब एक प्रकार के पैरालाइज, मैंने आपको समझा ही दिया, वो कैसे बोलते थे, कंप्यूटर पे पंच मतलब बटन्स को प्रेस करके वो बोलते थे, और उसकी वॉइस कैसी आती थी, जैसे लगता था कोई मशीनी वॉइस आ रही है। तो इस प्रकार से वो मतलब इस प्रकार से उनके पूरे कैरेक्टर को बताया गया है। हु इज फिरदौस कांगा, अब यहाँ पर फिरदौस कांगा को पूछा गया कौन है, हमारे नरेटर हैं। इसका आंसर है फिरदौस कांगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लाइव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। कांगा वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स, वो ये ब्रिटल बोन्स के द्वारा के साथ ही मीन्स ऐसे मतलब कमजोर हड्डियाँ जो रहती है ब्रिटल बोन्स, उनके साथ ही पैदा हुए थे। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली व्हेन ही वॉज चाइल्ड, मतलब जो आसानी से टूट गया था कब, जब वो छोटे बच्चे थे, मतलब एक चाइल्ड थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु रिसीव्ड द फोन इट स्टीफन हॉकिंस हाउस एंड व्हाट वर द कन्वर्सेशन, मतलब जब वो जो हमारे नरेटर रहते हैं, जब वो फ़ोन करते हैं कि हमें स्टीफन हॉकिंस के साथ मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ, तो कौन फ़ोन रिसीव करता है और उनका क्या कन्वर्सेशन होता है। द आथर कॉल टू स्टीफन हॉकिंस द हाउस, मतलब स्टीफन हॉकिंस के घर पे वो कॉल करते हैं। देयर वॉज अ असिस्टेंट, कौन रिसीव करता है, असिस्टेंट, स्टीफन हॉकिंस का जो असिस्टेंट रहता है वो कॉल रिसीव करता है ऑन द लाइन। एंड द ऑथर टोल्ड हिम दैट ही वॉन्ट्स टू मीट मिस्टर हॉकिंस इवन 10 मिनट्स, मतलब वो कहता है कि इवन 10 मिनट्स वुड डू हाफ एन हार। देन ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4, यहाँ पास कब से टाइम बताता है, 3:30 से लेके 4 बजे तक आप केवल आपके पास इतना टाइम है, मीन्स आधे घंटे का आपके पास टाइम है, आप इतने टाइम तक ही बस उनसे मिल सकते हैं। 3:30 देखिए बिल्कुल अच्छे से मेंशन है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा भी जा सकते हैं। 3:30 से लेके 4 बजे तक आप केवल मिल सकते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। सब चीज़ मैं एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए चल रही हूँ कि आपके कोई भी एक भी टॉपिक आपका छूटे ना। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट वाज द थिंग दैट मेक्स ऑथर फील स्ट्रॉन्गर, मतलब कौन सी चीज़ ऑथर को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज समबडी लाइक यू, जब कोई आपको पसंद करता है तो मतलब जब कोई आपको पसंद करता है, कोई आपकी अच्छाइयों को देखते हुए आपसे बात करना चाहता है, तो आपको वहाँ पास क्या है, आपको अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा मतलब शक्ति, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भावना उत्पन्न होकर दिखाई देंगी, मतलब आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्गर फील करेंगे। इट सिम्स लाइक अचीविंग समथिंग ह्यूज, मतलब आपको लगेगा कि आपने जैसे बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। दिस मेक्स इट फील स्ट्रॉन्गर, ये चीज़ें आपको जो ये भावना है आपको बहुत मतलब बहुत एक प्रकार का स्ट्रॉन्गर फीलिंग देगा। तो फ्रेंड यहाँ पास हमारा पूरा क्लास 8 का जितना भी प्रोज का पार्ट था हमारा फिनिश हुआ। हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट कर देंगे अपना पोइट्री को हम मोस्टली वही चैप्टर कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वाले चैप्टर में मैंने कुछ ही क्वेश्चन ऐड किए, ठीक है। देखिए आप में लगभग आपके 6 से लेके 10th तक के लगभग 150 चैप्टर आप में माने जाएंगे कि आप में प्रोज है, पोट्री है, सप्लीमेंट्री है, कितने आप तैयार करेंगे। तो आप वही चैप्टर तैयार करिए
हालाँकि मैं जितने भी करा रही हूँ, पूरे-पूरे ही करा रही हूँ। तो लेकिन हम अगर आपसे मान लीजिए हर चैप्टर से भी एक-एक क्वेश्चन भी आ रहा है, तो वही क्वेश्चन आएगा जो कि उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं अपने सारे ही वीडियो में ऐड करती हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरे वीडियोज़ देखते आए हैं, तो 100% है कि अगर आपके 100 मान लीजिए 60 क्वेश्चन आ रहे हैं लिटरेचर से, तो आपके 40 क्वेश्चन तो फँस ही जाएँगे। तो बस ये है कि आप पूरे वीडियोज़ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आपने अभी तक फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोज़ देखी हैं, मतलब शुरू में मैंने 10 इंट्रोडक्शन क्लासेस डाली हैं। अगर आप में पोएट्री है तो आप में फिगर ऑफ स्पीच भर-भर के आएँगे। आपके स्टैन्ज़ा में फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा, कौन-सा राइमिंग पैटर्न यूज़ हुआ है, सब कुछ पूछ सकता है। मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की क्लासेस ली हैं, फिगर ऑफ स्पीच की सब कुछ की क्लासेस आपकी इसीलिए ली हैं। मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से मैं एक सीक्वेंस में ही आपको पढ़ा रही हूँ। मीन्स सबसे पहले मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की ली है, फिर फिगर ऑफ स्पीच के लिए, फिर देन मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट किया। एनसीईआरटी भी मैंने एक-एक चैप्टर पहले स्टार्टिंग में क्या कर रही थी, एक-एक घंटे का मैं आपका एक-एक चैप्टर कंप्लीट कराती। पहले अपने राइटर को कंप्लीट करते थे हम लोग, फिर इंट्रोडक्शन करते थे, मीन्स उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते थे, फिर ब्रीफ समरी करते थे। अगर आप में से किसी एक ने भी मेरी पहले की वीडियोज़ देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैं किस टाइप से आपको पढ़ा रही थी। बट जब एग्ज़ैक्ट एकदम ऑन द स्पॉट हमारे पास एकदम एग्ज़ाम की नोटिस आ गई कि हमारा एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो मैंने उसी हिसाब से अपना स्पीड भी बढ़ा दिया कि आप लोगों को कुछ भी छूटे ना। बस इसीलिए मैंने थोड़ा ही मतलब थोड़ा-थोड़ा सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है कि हाँ, आपका सब कुछ कवर हो जाए, कुछ भी ना छूटे। भले ही हमारा थोड़ा मतलब शॉर्ट फॉर्म में भले ही आपका कवर हो, बट सब कुछ कवर हो जाए। बस मेरी कोशिश यही रही है। तो मुझसे जितना हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। मैं दिन-रात मेहनत कर रही हूँ। दिन-रात मैं आपके लिए पीडीएफ बना रही हूँ। उसको कहाँ-कहाँ से मैं कैसे-कैसे वीडियो बना रही हूँ तो मैं ही जानती हूँ, दिन-रात जाके। अभी भी देख लीजिए, रात के लगभग बजे हैं 12:30, 12:29 हो रहे हैं, तो मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर उसके बाद सोऊँगी, सुबह 4 बजे उठ के आपका पीडीएफ बनाऊँगी। देन मैं आपका मॉक टेस्ट वाला वीडियो बनाऊँगी, फिर उसके बाद उसको वीडियो पोस्ट करूँगी। तो फ्रेंड, बहुत मेहनत कर रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे उतना ही मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग भी मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। जल्दी से हम लोग 1000 फैमिली हो जाएँ, बस यही रिक्वेस्ट है और क्या। बाकी तो आप लोग केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतने बड़े टीचर लेवल पे के पोस्ट पे अप्लाई किए हैं, तो बाकी तो आप समझदार हैं ही कि भाई हमें भी थोड़ी-सी मोटिवेशन कर दिया करिए आप लोग। क्योंकि देखते हैं, अगर मेरे चैनल पे मतलब 200 व्यू गया है, 100 व्यू भी जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बट 200 व्यू भी गया है तो मुश्किल से 10-20 लोग ही लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब किया करिए। बातें थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो, मेरी थोड़ी-सी बातें अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा भी ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 8 का कल क्लास 8 का मैं आपका जस्ट अ सेकंड, तो वैसे तो मैं बना ही चुकी हूँ। पीडीएफ ये पूरा बन चुका है। आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है आपका। देन ये पोएट्री डिवाइसेस वगैरह मैंने सब कुछ ऐड किया है। आप देख सकते हैं लाइन टू लाइन पर्सोनिफिकेशन इलिट्रेशन। मैं ऐसे ही आपको पोएट्री पढ़ाती हूँ कि आपका कुछ भी छूटे ना, इसलिए मैंने सब कुछ ही कवर किया है। तो इस प्रकार से हम आपका पोएट्री भी स्टार्ट कर देंगे क्लास 8 का, तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपका। तो ये भी आप देख रहे हैं। तो बस आप अपना प्यार बनाए रहिए, अपना सहयोग बनाए रहिए, अपना सहयोग बनाए रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।